हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हम जनरल साइंस की एक सीरीज कंप्लीट करा रहे हैं इस चैनल पे, और आप देखेंगे कि उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक पुस्तक के बारे में बात करना चाहते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से एक पुस्तक निकाली गई है सामान्य विज्ञान के लिए। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें आईएएस और डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस के लगभग 250 पेपरों को अरेंज किया गया है, और उनको चैप्टर वाइज सिर्फ क्वेश्चनों को सॉल्यूशन नहीं दिया मतलब किया गया है, बल्कि क्या किया गया है, चैप्टर वाइज उनको अरेंज किया गया है। और चैप्टर में भी उनको अलग अलग सब टॉपिक्स में तोड़ करके अरेंज करके उसके साथ ही उन क्वेश्चनों को रखने से पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म में कहिए या आपके सिनॉप्सिस फॉर्म में कहिए नोट्स दे रखे हैं शुरुआत में। उसके बाद जब क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है, अगर कहीं पे जरूरत पड़ी है तो उसके साथ ही क्या कर दिया गया है कि माइंड मैप के साथ साथ नॉलेज प्लस भी दे दिया गया है। अब इसके साथ हम एक चीज और देखेंगे कि हमको यहां से एक चीज और समझ में आती है। देखिए, जो व्याख्या दी गई है वो एरर फ्री है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो टोटल क्वेश्चन है इसमें वो 3500 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, और इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं समझता हूं किसी भी सब्जेक्ट के लिए काफी है। अब ये पुस्तक आपको क्यों खरीदनी है कि जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे, हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चनों में एक्स्ट्रा डाटा अगर होगा तो उसको आप साथ ही बुक में नोट करते चले जाएगा। इसलिए इस पुस्तक को आप जरूर खरीद लीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबक का चुंबकत्व। मतलब कोई भी जो चुंबक होती है उसको कुछ पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इनमें अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? चुंबकत्व कहा जाता है। असल बात ये थी कि Fe2O3 ये लोहे का एक ऑक्साइड है, और ये क्या होता है, काला रंग का होता है। इसको एक्चुअली क्या किया जाता था, एशिया माइनर से, जिसको आजकल का हम एनातोलिया का पठार कहते हैं या तुर्की कह देते हैं, तो एशिया माइनर से क्या किया जाता था, यूनान के या पूर्व में जिसे ग्रीस कहा जाता था, वहां के जादूगर इस पत्थर को लेके जाते थे और जादू दिखाते थे कि ये लोहे को अपनी तरफ क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था। और ये जो काला पत्थर था इसको मैग्नेट कहा जाता था ग्रीक लैंग्वेज में, और वहीं से वर्ड आ गया मैग्नेट। और मैग्नेट का जो अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण है लोहे को, उसको मैग्नेटिज्म कहा गया। लेकिन आज के अगर युग में हम देखें, अब की बात करें, तो चुंबक वास्तव में क्या है, लोहा, निकिल और कोबाल्ट के अयस्क को या इनके धातुओं को आकर्षित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। अब चुंबक के जो आकर्षण हो रहा है, कुछ पदार्थ तो ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे, कुछ कम आकर्षित होंगे, और कुछ चुंबक से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो उसके आधार पर पदार्थों को तीन अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है। तीन अलग अलग कैटेगरी है: प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, प्रति का मतलब होता है दूसरी तरफ। तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक के पास लाया जाए और वो चुंबक से दूसरी दिशा में भागे, वहां से विपरीत दिशा में अगर वो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, जैसे तांबा, चांदी, नमक, हीरा इत्यादि। अब हम बात करें अनुचुंबकीय पदार्थों की, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाए या किसी चुंबक के पास रखे जाए तो थोड़ा सा चुंबक की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, जैसे एल्युमिनियम, टंगस्टन, क्रोमियम, सोडियम या फिर ऑक्सीजन O2। अब लोहे के या लौह चुंबकीय पदार्थों की बात करें, तो ऐसे पदार्थ जिनको अगर चुंबक के पास ले जाएं तो वो प्रबल रूप से खिंचते चले आते हैं चुंबक की तरफ, या बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बल फील करते हैं, या ऐसे कहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें तीन धातुएं आती हैं: लोहा, कोबाल्ट और निकिल। अब इनके द्वारा फिर बहुत सारी मिश्र धातुएं बनेंगी, जैसे स्टील है, वो क्या है, लोहे के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके से इनके द्वारा तमाम सारी मिश्र धातुएं बनेंगी, वो भी सब लौह चुंबकीय में ही आएंगी। तो तीन एग्जाम्पल आप इसमें याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो भाई क्षेत्र का मतलब क्या है कि अगर एक चुंबक हमने ले ली, उसके पास अगर हम दूसरी चुंबक लेके आएंगे, अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल होगा तो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और नॉर्थ और साउथ होंगे मतलब अपोजिट पोल होंगे तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अट्रैक्टेड करेंगे। इसका मतलब किसी चुंबक के पास जब हम कोई दूसरी चुंबक लेके आते हैं तो या तो वो चुंबक आकर्षण महसूस करती है या प्रतिकर्षण महसूस करती है। मतलब किसी चुंबक के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें कोई अन्य चुंबक एक बल महसूस करती है उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है एसआई पद्धति में और गॉस होता है सीजीएस पद्धति में। अब टेस्ला और गॉस के बीच का क्या रिलेशन है? एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस या एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला। अब हम तीव्रता की बात करें, तीव्रता किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल और द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाओं का क्या मतलब हो गया भैया? कोई भी चुंबक है तो वो एन और एस करके होगी, नॉर्थ पोल एक को मान लेते हैं, एक साउथ पोल मान लेते हैं। अब यहां से अगर हमें एक मैग्नेट, इस तरह की एक मैग्नेटिक सुई लें, चुंबकीय सुई लें, तो उसको अगर हम लेके जाएंगे तो वो ऐसे मुड़ते हुए ऐसे करके गति करेगी, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके आके इधर मिल जाएगी। इधर से अगर शुरू करेंगे तो वो ऐसे करके मिल जाएगी, बीच में से शुरू करेंगे ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके तमाम सारी लाइनें यहाँ पे क्या होंगी, और अंदर ये लाइनें, बाहर तो ये ऐसे दूर दूर जाएंगी लेकिन अंदर ये लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी और अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगी। तो मतलब कंप्लीट एक सर्किल तैयार करती है हर एक लाइन, कंप्लीट सर्किल तैयार करेगी। इसका मतलब कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इस तरह की लाइनों को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं, मतलब कंप्लीट सर्किल बना रही हैं, दिशा को व्यक्त करती हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसी हैं? ये कंप्लीट सर्किल बना रही हैं और हर एक सर्किल अगर अलग अलग कंप्लीट है तो वो कभी एक दूसरे को क्रॉस करेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे चुंबकत्व क्या है। चुंबक हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे चुंबकत्व क्या है। तो किसी भी पदार्थ में दूसरे पदार्थों को अट्रैक्ट या रिपल करने का गुण, या ये कहिए कि किसी पदार्थ में लोहे को अपनी तरफ खींचने का गुण, जैसे हमने पहले स्टोरी पढ़ी कि यूनान के जादूगर लेके जाते थे, बिल्कुल वही बात। तो लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का गुण क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व कहलाता है। अब लोहे के टुकड़ों को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित नहीं, लोहे के टुकड़ों को प्रतिकर्षित नहीं करेगा। अब अगर यहाँ पे लोहे के टुकड़े की जगह पे कहता दूसरी चुंबक को या किसी चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित, तो अगर एक चुंबक है उसके पास दूसरी चुंबक लाएंगे तो वो आकर्षित भी हो सकती है, प्रतिकर्षित भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर लोहे का टुकड़ा लाएंगे तो चाहे वो आप नॉर्थ पोल पे लेके आइए चाहे साउथ पोल पे लेके आइए, हमेशा वो क्या होगा? अट्रैक्टेड ही होगा। अब देखिए कुछ परिभाषाएं हैं जो चुंबकत्व से रिलेटेड है, जैसे चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या है कि अगर हम किसी बड़ी चुंबक के टच में या हैवी चुंबक के टच में कोई लोहे का पदार्थ, निकिल का पदार्थ या इनसे बनी हुई कोई मिश्र धातु रख देंगे, उसमें भी कुछ कुछ चुंबक के गुण आ जाएंगे। तो किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में पदार्थ रखने पर उसमें चुंबकीय गुणों का आ जाना या चुंबकित हो जाना ही क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब चुंबकीय तीव्रता की बात करें तो ये क्या है? पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण, या चुंबकीय आघूर्ण में क्या होगा? तो पोल की जो स्ट्रेंथ है उसमें हम क्या कर देंगे? वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। चुंबकशीलता की बात करें तो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकशीलता कहलाता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है।
पारगम्यता की बात करें या चुंबकीय पारगम्यता की बात करें तो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता और वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं हम परमिएबिलिटी या पारगम्यता कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के ये बराबर होती है, या ये कहिए कि कोई पदार्थ, सिंपल भाषा में कहें तो कोई पदार्थ कितनी जल्दी चुंबक बन जाता है या कितनी जल्दी वो चुंबक नहीं बनता है, ये जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे लोहा तुरंत चुंबक बन जाएगा, बहुत जल्दी चुंबक बन जाएगा, लेकिन बाकी और पदार्थों को बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। जैसे नरम लोहा है वो बहुत जल्दी चुंबक बन जाता है और बहुत जल्दी चुंबक से वो नॉर्मल लोहा भी बन जाता है, तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा है। स्टील की बात करें तो स्टील बहुत मुश्किल से चुंबक बनता है, फिर बहुत मुश्किल से ही वो विचुंबकत भी होता है, तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति रहेगी वो क्या रहेगी, डाउन रहेगी। अब अगर एच बी और आई के संबंध की बात करें तो म्यू आर बराबर 1 प्लस चाई एम, जहां पे म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चाई एम क्या है, ये है चुंबकीय प्रवृत्ति। अगर ये याद रहे तो ज्यादा अच्छी बात है, न याद रहे तो इतना डीप में भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इसको देख जरूर लीजिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। तो भाई देखिए लोहा, निकिल और कोबाल्ट, हम ये जानते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कहा जाता है। तो ये कैसे हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जो चुंबक की तरफ बहुत तीव्रता से आकर्षित होते हैं और जिनका चुंबक बनाना भी बहुत आसान होता है। अब अगर ये तीन बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं तो चौथा ऑप्शन चाहे जो भी है वो नहीं होगा। इसका मतलब एल्युमिनियम कैसा पदार्थ है, एल्युमिनियम एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी तरीका होता है ना, एक तो ये तरीका है कि हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंचे, एक ये तरीका है कि ये नहीं होगा क्योंकि इसका ये गुण है, ये नहीं होगा क्योंकि इसका एक अलग गुण है, ये नहीं होगा क्योंकि इसका एक अलग गुण है। तीन हमने काट दिए तो अब जो चौथा बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, एल्युमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है, सॉरी प्रति नहीं अनुचुंबकीय पदार्थ है। और ये क्या है, यह शक्तिशाली चुंबक के सिरों के बीच रखने पर मामूली सा ही आकर्षित होता है, जबकि लोहा, निकिल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं जो चुंबक के समीप आने पर प्रबल रूप से चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। ठीक, अब क्योंकि तीन ऑप्शन हमने काट दिए तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, आकर्षित न होने वाला बचेगा। कह रहा है निम्नांकित में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। अभी जब हमने पढ़ा था तो हमने ऑक्सीजन को अनुचुंबकीय के रूप में पढ़ा था, तो डायरेक्ट ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको इसी फॉर्म में ये याद रखनी पड़ेगी। इनका कोई फॉर्मूला या शॉर्टकट नहीं होता, आपको ये याद करने पड़ेंगे। लौह चुंबकीय के तीन, बाकियों के भी आप जो भी एग्जांपल याद कर सकें। अगर ये अनुचुंबकीय है, ये लौह चुंबकीय है, तो ये बाकी दोनों के दोनों क्या होंगे, ये फिर प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन प्रकृति में कैसा है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं और क्षीण रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, या उनमें बहुत थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है तथा किसी शक्तिशाली चुंबकों के बीच रखने पर कुछ आकर्षित होते हैं, जैसे मैग्नीज, प्लेटिनम, टाइटेनियम, टंगस्टन, सोडियम, द्रव ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट, वायु, लोहा तथा निकिल के लवणों का घोल। हालांकि लोहे और निकिल के जो लवण हैं उनके घोलों की बात करी जाए तो लवण यहाँ पे वर्ड आ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, क्या ये क्या है, अनुचुंबकीय हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मिश्र धातु आ जाएगी या फिर अगर यहाँ पे तत्व वर्ड आ जाएगा तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब ये लौह चुंबकीय में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे टैप रिकॉर्डर की टैप, अब आपको अगर आपने ध्यान दिया हो या आपको याद हो अपना बचपन, तो आपने इस तरह का कैसेट देखा होगा और उसमें एक रील घुमा करती थी इस तरीके से, और ऐसे करके वो लपेट दिया रहता था और एक तरफ फिर वो चल के दूसरी तरफ लपेटती रहती थी। ये जो होता था इसमें काला रंग का टेप, ये काला रंग का टेप एक्चुअली क्या होता था, ये मैग्नेट होता था। और मैग्नेट पर क्या किया जाता था,
जब इसको अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता था तो ये मैग्नेट कहीं उभर जाता था, कहीं दब जाता था, जिसकी वजह से इस पर रिकॉर्डिंग हो जाया करती थी। खासतौर से साउंड वगैरह की रिकॉर्डिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट होना चाहिए कैसा, स्ट्रॉन्ग टाइप का पाउडर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टाइप के मैग्नेट बनाने के लिए क्या, लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। अब लोहे में कौन सा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण में लोहा भी आएगा, या फिर निकेल भी आएगा, या फिर क्या आएगा, लोहा, निकेल, और यहां पे तीसरी जो चीज है, एक मिनट, कोबाल्ट। कोबाल्ट, ये तीन चीजों का यहां पे फिर क्या हो सकता है, मिश्रण आ सकता है। तो ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक धातु चाहे तो लोहा या निकेल या कोबाल्ट या फिर इन तीनों का मिश्रण उसमें इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं टैप रिकॉर्डर की टैप पर लौह चुंबकीय पदार्थ का चूर्ण लगाया जाता था। लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं या उस दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, ऐसे करके ज्यादा होगा। एवं किसी चुंबक के सिरे के निकट लाने पर उस सिरे की ओर तेजी से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जितना तेजी से आकर्षित हो रहा है, बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा है तो लौह चुंबकीय, और अगर बहुत कम आकर्षित हो रहा है तो उसको अनुचुंबकीय कह देते हैं। दूसरी तरफ भाग रहा है तो उसको प्रतिचुंबकीय कह देते हैं। अब देखिए अतिचालकता का लक्षण क्या है। अतिचालकता हमने ये पढ़ी थी कि जब टेम्परेचर लगभग 0 केल्विन हो जाता है तो किसी धातु का जो रेजिस्टेंस है वो शून्य हो जाता है, इसे अतिचालकता कहते हैं। अब अतिचालकता की अगर हम मैग्नेटिक लाइंस के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक लाइन, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक अतिचालकता पदार्थ रख दिया और यहाँ से मैग्नेटिक लाइनें आ रही हैं, तो कोई भी मैग्नेटिक लाइन जब ये अतिचालक की कंडीशन में होगा तो इसमें से होके पार नहीं निकलेगी, बल्कि सभी इधर उधर होके निकल जाएंगी। कोई इसमें से होके आर पार नहीं जा सकती, सब इससे दूर होके जाएंगी। ये अतिचालकता या सुपर कंडक्टिविटी का क्या होता है, एक लक्षण होता है। तो शून्य पारगम्यता होती है, मतलब ये नॉन ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है या ट्रांसलूसेंट की तरह काम करेगा, या ये नॉन परमिएबल की तरह काम करेगा। इसमें से कोई भी लाइन पास नहीं होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का पोर्शन रहेगा अतिचालकता, तो वहां इसको खूब डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से पदार्थ हैं, क्या है, कैसे है। अब आगे बढ़ते हैं। अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है। क्यों, क्योंकि भैया चुंबकन क्षेत्र में रखे जाने पर पदार्थ में से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाएं उस पदार्थ के वायु के सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता को प्रदर्शित करती हैं। जब अतिचालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या क्या होती है, 0 होती है। इस कारण अतिचालक की चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है, शून्य होती है। अतः जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त होता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, कोई चुंबकीय क्षेत्र उसमें नहीं होता। भाई मैग्नेटिक लाइन नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा। अब बात आई यहाँ पे क्रांतिक ताप की। तो क्रांतिक ताप क्या है भैया, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रांतिक ताप वो ताप है, जैसे मान लीजिए कि ये टी है, तो जैसे ही टी से कम टेम्परेचर किया जाएगा तो पदार्थ किस में बदला जा सकता है, सुपर कंडक्टर में बदला जा सकता है या एक अतिचालक में बदला जा सकता है। तो क्रांतिक ताप वो ताप है जिससे नीचे ताप पर किसी पदार्थ को अतिचालक में बदल दिया जाता है या बदला जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय सुई किस दिशा में संकेत करती है, तो भाई मैग्नेटिक जो नीडल होगी वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगी। मतलब पृथ्वी का जो भौगोलिक नॉर्थ है इधर और पृथ्वी का भौगोलिक साउथ है इधर, इस तरीके से रुकेगी। तो जिधर पृथ्वी का भौगोलिक नॉर्थ है असल में उधर पृथ्वी का क्या होता है, भौगोलिक साउथ होता है। और जिधर हम जिसको साउथ कहते हैं उधर पृथ्वी का चुंबकीय नॉर्थ होता है। इसलिए जो सुई है वो हमेशा नॉर्थ में जाके रुकेगी। जब हम कह रहे हैं कि नॉर्थ में जाकर रुकेगी तो हम भौगोलिक नॉर्थ वाली बात कह रहे हैं, चुंबकीय वाली नहीं। तो भौगोलिक नॉर्थ में जाके हमेशा
रुकती है। तो पूरब पश्चिम आकाश मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं, बल्कि हमेशा उत्तर और दक्षिण में जाकर के ही वो रुक जाती है। अब हम बात करें चुंबकीय सुई की, तो ये उत्तर की ओर संकेत करती है। हमारी पृथ्वी इस प्रकार से व्यवहार करती है जैसे इसके गर्भ में एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि भाई पृथ्वी का देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। अब क्रस्ट की हम बात करें तो उसके नीचे, क्रस्ट है हमारा सॉलिड फॉर्म में, उसके नीचे है मेंटल, और मेंटल किस फॉर्म में है, ये तरल फॉर्म में है। इसके अंदर वाला एक हिस्सा है जिसको कहा जाता है कोर। अब एक किसी चीज को आप घुमाएंगे तो वो चीज घूमेगी, और अगर मान लीजिए एक आपने थाली ले ली, उसमें पानी भर लिया, और बीच में अगर मान लीजिए आपने कोई कुछ बर्तन रख दिया, कोई फूल डाल दिया, तैरने वाली कोई चीज डाल दी, थाली को अगर आप तेजी से घुमाएंगे तो फूल उस स्पीड से नहीं घूमेगा जिस स्पीड से थाली घूम रही है। इसका मतलब कोर की स्पीड अलग होती है और बाकी हिस्सों की स्पीड अलग होती है, और ये इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है कि आयन अवस्था में हो जाती है। आयन जब भी कभी मूव करेगा, तो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि भैया आयन जब भी मूव करता है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो इस कोर के घूमने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन क्रिएट हो जाती हैं, और एक नॉर्थ और एक साउथ क्रिएट यहां पे हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण की ओर होता है। किसी चुंबकीय सुई को पृथ्वी के क्षैतिज तल में इस प्रकार लटका दें कि यह घूमने के लिए स्वतंत्र हो। जैसे मान लीजिए ये सुई हो गई और इसको धागे से हम लटका दें तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ में जाकर के ही इसका उत्तरी जो सिरा होगा वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर, और दक्षिणी ध्रुव जो होगा इसका वो हमेशा दक्षिणी दिशा में ही आकर के ठहरेगा। अब उसकी वजह आप समझ गए वो क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो हमारा कोर घूम रहा है। इसी की वजह से ऑरोरा भी बनते हैं। आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इसी की वजह से ऑरोरा भी बनते हैं। ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सूरज से आने वाली सोलर फ्लेयर या सौर आंधियों से हमारी पृथ्वी की क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये जरूरी भी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है किसी चीज को हम काम करने के लिए उत्साहित करें और वो काम हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने उसे प्रेरित कर दिया। तो अगर मैग्नेट किसी इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देती है तो इसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। मतलब वैद्युत वाहक बल अथवा वैद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना। भाई एक वायर है मान लीजिए, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, हमने उसको प्रेरित कर दिया आगे बढ़ने के लिए, वो यहां से मूव करके ऐसे करके जाने लगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। भाई धारा की परिभाषा क्या थी, धारा की परिभाषा थी आवेश का चलना या आवेश प्रवाह की दर ही धारा कहलाती। तो क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप में आवेश नहीं है। तो अब क्योंकि इसको मोटिवेट किया गया, तो इसको जब आगे की तरफ भेजा गया, इस पर एक बल महसूस किया गया, एक वोल्टेज महसूस किया गया, जिसे ईएमएफ, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिव, मोटिव मतलब आगे को प्रेरित करने वाला, और फोर्स इसे कहा गया। असल में ये क्या होता है, विभव ही होता है, जिसे पोटेंशियोमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी तार में या किसी कुंडली में ईएमएफ का उत्पन्न हो जाना, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि धारा का उत्पन्न हो जाना ही क्या कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। फ्लक्स की बात करें तो भैया हमने अभी देखा कि कोई एक मैग्नेट है, उससे बहुत सारी लाइनें, जैसे ये नॉर्थ वाला पोर्शन हो गया, तो इससे क्या होगा, तमाम सारी लाइनें इस तरीके से निकल रही होंगी। अब हमने मान लीजिए क्या कर दिया, एक एरिया यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए इस तरीके से कोई हमने एक वस्तु रख दी। अब वस्तु रख दी तो उसमें से 1, 2 और 3 लाइन निकल के जा रही हैं, तो ये संख्या ही क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो काउंटिंग है असल में ये, इसका मात्रक क्या है, जेम्स वेबर एक साइंटिस्ट हैं, उनके सम्मान में इसका मात्रक वेबर रख दिया गया। अब फैराडे साहब ने 2 नियम दिए प्रेरण से संबंधित, हमने कल भी इनकी चर्चा करी थी कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब फ्लक्स के मान में
परिवर्तन करेंगे तो ईएमएफ जरूर उत्पन्न होगा। जब भी आप एक चुंबक ले लिया और उसके आसपास एक कुंडली की रिलेटिव मोशन कराएंगे कि कभी कुंडली पास आए और कभी कुंडली दूर जाए, तो वैसी कंडीशन में हमेशा ईएमएफ उत्पन्न होगा। लेंज नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो हमेशा ही विपरीत डायरेक्शन में उत्पन्न होगा, मतलब जिसकी वजह से ये प्रेरण हो रहा है उस कारण को ही ये खत्म कर देगा। ठीक है। अब जो फैराडे साहब ने दूसरा नियम दिया, उनमें उन्होंने बताया कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। मतलब आप जितनी ज्यादा मूवमेंट कराएंगे, रिलेटिव मोशन, कभी कुंडली को पास लाएंगे कभी दूर ले जाएंगे, जितना फास्ट ये चेंज करेंगे आप, उतना ही ज्यादा ईएमएफ होगा। इसका मतलब उतनी ही ज्यादा वैद्युत धारा उसमें उत्पन्न हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब ये कह रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। देखो, जो करंट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। एसी करंट वो करंट होता है जिसका मान लगातार बदलता रहता है। कभी वो मैक्सिमम होता है, कभी वो मिनिमम होता है, कभी वो जीरो होता है। डीसी करंट उस करंट को कहते हैं जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है। मान लीजिए 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही रहेगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि बैटरी से जो करंट मिलता है वो डीसी करंट होता है, और डायनामो से जो करंट मिलता है, डायनामो से, वो कैसा होता है भैया, वो एसी करंट होता है। अब एसी करंट हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे करंट को भेजते हैं तो हमारे लिए एसी करंट ही ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है। वजह कि उसमें एक फिक्स वोल्टेज पर चीज चलती है। अब एसी वोल्टेज में, सॉरी, एसी करंट में क्या किया जा सकता है, अल्टरनेट करंट में क्या किया जा सकता है, इसमें वोल्टेज को कम और ज्यादा किया जा सकता है। वोल्टेज अगर ज्यादा रहेगा तो करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कम एनर्जी का लॉस होगा। और अगर मान लीजिए हमको घर में इस्तेमाल करना है तो फिर से वोल्टेज बढ़ा दीजिए, या वोल्टेज को सॉरी कम कर दीजिए। पहले हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया फिर कम कर दिया। अब इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे एक यंत्र है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो प्रेरण के आधार पर कुछ चीजें हम बनाएंगे, जैसे प्रत्यावर्ती धारा क्या है कि परिमाण मतलब आंकिक मान और दिशा समय के साथ बदलती है। तो भाई देख रहे हैं ना, लगातार दिशा भी कभी पॉजिटिव हो रही है, कभी नेगेटिव, कभी जीरो हो रही है, तो मान भी लगातार बदल रहा है, दिशा भी लगातार बदल रहा है। तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं, एसी धारा, अल्टरनेट करंट कहते हैं। और डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा उसको कहते हैं जिसमें मान नहीं बदलता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर या प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर नाम की एक मशीन काम करती है, जो दो प्रकार की होती है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, स्टेप डाउन वो है जो वोल्टेज को कम कर देता है। दूसरी ऐसी मशीन जो कि आधारित है प्रेरण के सिद्धांत पर, उसको वैद्युत जनित्र कहा जाता है, वैद्युत जनरेटर कहा जाता है। ये क्या है, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का एक मशीन है। अब ये दो प्रकार का होता है, डायनामो या प्रत्यावर्ती धारा का जो जनरेटर है वो, इसमें क्या होगा, क्षेत्र चुंबक होगा, आर्मेचर होगा, इस तरीके से एक एन होगा और एक ऐसे करके साउथ पोल होगा, दो ऐसे करके अरेंज होंगी, बीच में एक कॉइल होगी और बस हो गया काम। अब इसको जब हम घुमाएंगे कॉइल को, इसके घूमने की वजह से फ्लक्स में चेंज होगा, और जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट पैदा हो जाता है। अगर आपने सर्पी वलय का यूज किया है तो प्रत्यावर्ती धारा ये देगा। यहाँ पे अब ये जो मान लीजिए दो लाइन आई हैं खिंच करके ये वाली, तो आपने किस तरह के वलय का प्रयोग किया है। अगर पूरे पूरे वलय का या सर्पी वलय का प्रयोग किया है तो एसी जनरेटर हो जाएगा, और अगर आपने आधे वलयों का प्रयोग किया है, आधा एक तरह से ब्रास की तरह और आधा दूसरी तरफ से, तो ये जो करंट पैदा करेगा वो डीसी करंट या दिष्ट करंट या डायरेक्ट करंट पैदा करेगा, और तब इसको अल्टरनेटर या दिष्ट धारा जनित्र के नाम से जाना जाता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, एक में इस तरीके से दो कॉइलों का यूज होगा और एक में क्या होगा, आधी आधी कॉइलों का यूज होगा।
पूरी कॉइलों को सर्पी वलय कहा जाता है, तो उससे एसी जनरेटर बनता है, और विभक्त वलय जो ब्रास टाइप की वलय होती है उनसे डीसी जनरेटर बनता है। एक मशीन और है जिसको हम कहते हैं मोटर। तो मोटर क्या है कि सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, जब आप इसको घुमा रहे हैं तो करंट बन रहा है, लेकिन अगर आपने इन दोनों हिस्सों में क्या कर दिया, करंट के तार जोड़ दिए, तो अब क्या हो जाएगा, इनमें कॉइल में क्या हो जाएगा, बल पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉइल लगातार घूमने लग जाएगी। वैसी कंडीशन में वैद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, और तब इसको हम मोटर कहेंगे। ये भी डीसी मोटर और एसी मोटर दो प्रकार की होती है, ये जनित्र का जस्ट उल्टा रूप होता है। तो ये तीन मशीन है, ट्रांसफॉर्मर, मोटर और वैद्युत जनित्र, जो किसके आधार पर काम कर रहे हैं, प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में प्रयुक्त करने कन्वर्ट करने वाली युक्ति। देखो, प्रत्यावर्ती धारा को एक मशीन है जो क्या कर देती है, डीसी में कन्वर्ट कर देती है, मतलब एक ही डायरेक्शन उसमें छोड़ती है। उस मशीन का नाम है रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, या एक पीएन डायोड होता है। अभी बात करें इन्वर्टर, तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर या तो वोल्टेज को बढ़ा देता है या कम कर देता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, किसी तरंग को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है। अगर इन तीन के बारे में पता है तब हम ये कह सकते हैं कि रेक्टिफायर जो काम करेगा। अब ये तीन अगर काम नहीं कर रहे हैं तो जो चौथा बचेगा वही काम करेगा। या हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को विशिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। इसमें पीएन जंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह केवल एक दिशा में धारा प्रवाह की अनुमति देता है। इसके विपरीत कार्य करने वाली युक्ति को इन्वर्टर कहा जाता है, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। अब घर में जो इन्वर्टर लगा होता है इसमें असल में उसमें दो युक्तियां लगी होती हैं, रेक्टिफायर प्लस इन्वर्टर। तो जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो एसी को डीसी में बदल रहा होता है, उस टाइम पर रेक्टिफायर वर्क कर रहा होता है। जब हम इन्वर्टर से बिजली ले रहे होते हैं तो बैटरी के डीसी करंट को वो तार में जब भेजता है, इन्वर्टर उसको एसी करंट बना करके हमारे पास भेज देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित, चोक कुंडली की बात हो रही है, क्योंकि चोक कुंडली क्या कर देती है भैया, लाइन वोल्टता को बढ़ाती है, लाइन वोल्टता को घटाती है। तो ट्रांसफार्मर के काम है वोल्टेज को कम ज्यादा करना। परपथ में वैद्युत धारा कम करती है और निम्न आवृत्ति वैद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। नहीं, ये तो रिपलर का काम है, और ये किसका काम है, ये ट्रांसफार्मर का काम है। अब जो भी बचा कौन सा, परपथ में वैद्युत धारा को कम करती है, ये चोक कुंडली का काम होता है। देखिए, प्रतिदीप्त नलिकाओं में जो सीएफएल हम जिनको कह रहे हैं, ऐसी नलिकाओं के साथ चोक आसंजित या चोक को अटैच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, क्योंकि चोक कुंडली परपथ में वैद्युत धारा को कम करती है। चोक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा परपथ में धारा की प्रबलता को कम करने के लिए एक ऐसी युक्ति है जिसमें वैद्युत धारा का ह्रास नगण्य होता है। तो ये लॉस नहीं करती है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू को कम कर देती है, जबकि इससे कोई लॉस नहीं होता है। इस कुंडली को नरम लोहे की क्रोड पर वैद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। इसमें प्रतिरोध शून्य रहता है, परंतु प्रेरकत्व और प्रतिघात बहुत अधिक होता है, जो परपथ की प्रतिबाधा को बढ़ा देता है। एक तरह का प्रतिबाधा भी क्या है, रेजिस्टेंस टाइप का ही होता है, लेकिन ये दूसरे टाइप से काम करता है। जब इस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के अंदर स्वप्रेरण के कारण वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो प्रत्यावर्ती धारा के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए धारा को कम करेगा तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन अगर ईएमएफ की वजह से ही अगर वैल्यू कम हो रही है तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, मान भी कम हो जाएगा और उसमें कोई घाटा भी नहीं जाएगा। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा परपथ में किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये किस पे काम कर रहा है, ये ईएमएफ के आधार पर काम कर रहा है, इसलिए इसका प्रयोग डीसी में नहीं किया जा सकता है।
इसका उपयोग घरों में प्रयुक्त की जाने वाली CFL और रेडियो में किया जाता है। ठीक है, तो ये लगभग ये जो डाटा है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पूरे को एक बार और देख लीजिएगा कि ये है क्या। असल में क्या है, लोहे का एक टुकड़ा है और उसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, कॉइल लपेट रखी है। अगर आपने पुराने टाइम के रेडियो या FM को खोल करके देखा होगा, इस तरीके से एक काला काला उसमें रहता था और उसके ऊपर तांबे के बहुत महीन महीन वायरों को लपेटा जाता था, वही क्या होती थी, चौक कॉइल होती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, धारामापी, विभवमापी नहीं, ये तो क्या है, गैल्वेनोमीटर के टाइप में। कह रहा है डायनामो, हाँ बिल्कुल, ये प्रेरण पर अभी हमने पढ़ा था, ये डायनामो क्या है, वैद्युत जनरेटर, वैद्युत मोटर, बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। हालांकि आयोग ने तब क्वेश्चन को जो इसका आंसर माना था वो डायनामो माना था, लेकिन बाद में जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया था, कोर्ट के आदेश के बाद उनको भी मार्क्स दे दिया गया था। तो ये इसके दोनों ही आंसर सही हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो दोनों सही हैं। हालांकि डायनामो या जनित्र सिद्धांत पर काम करता है, जबकि किसी तारों की कुंडली के स्थायी क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे डायनामो का, तो AC मोटर हमको मिल जाएगी, वो भी क्या होती है, प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करती है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, किसके लिए भाई, प्रत्यावर्ती धारा स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हो तो बैटरी चार्ज हमेशा DC करंट से ही होगी। इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने हेतु, हाँ ये तो चल जाएगा भाई इससे। वैद्युत शक्ति संचरण हेतु, ये भी काम हो जाएगा। वैद्युत शक्ति संचरण हेतु मतलब एक जगह से करंट को दूसरी जगह पे भेजना है, तो उसके लिए तो सबसे बेहतर क्या है, AC करंट ही होता है। और कह रहा है इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हेतु, टोस्टर भी AC करंट से बड़े आराम से, AC से ही चलता है टोस्टर नॉर्मली। अब अगर ये तीन काम हो रहे हैं तो इसका मतलब पहला वाला नहीं होगा। ये बैटरी जो चार्ज होती है वो हमेशा DC करंट से ही चार्ज होती है। ठीक है, तो इसके लिए AC का यूज नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या है, बैटरी को चार्ज करने के लिए DC धारा का प्रयोग किया जाता है। अब पहले क्या करना होगा, अगर हमको AC करंट से बैटरी को चार्ज करना है तो हम रेक्टिफायर से पहले DC करंट में उस AC धारा को चेंज कर लेंगे, और जिसकी वजह से फिर हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। DC धारा के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ऐसी धारा जिसका मान नहीं बदलता है, फिक्स वैल्यू होती है, डायरेक्शन फिक्स होती है, DC करंट उसको कहते हैं। आगे देखेंगे, डायनामो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वो वास्तव में क्या है। कह रहा आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है। क्यों भाई, आयन के स्रोत के रूप में क्यों काम करेगा, अरे हमने तो अभी उसका चित्र देखा था कि एक नॉर्थ और दूसरे की कॉइल या जो हमारी चुंबक है उसका एक साउथ ले लिया, अब बीच में हमने क्या कर दिया, एक कॉइल जोड़ दी। अब उस कॉइल को क्या कर दिया जाएगा, अगर हम घुमाएंगे तो इसके घूमने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र डेवलप, सॉरी EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ जनरेट हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, और जहां कहीं भी वोल्टेज होगा वहां पे क्या हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। ये था इसका सिद्धांत। तो ये आयन के रूप में थोड़ी ना काम करेगा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है, और इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। भाई ये असल में क्या कर रहा है, ये असल में जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है, भाई हमने पहले क्या किया, घुमाया ना इसको, तब हमको करंट मिला, तो यांत्रिक ऊर्जा को ये वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये क्या है, ऊर्जा का कन्वर्टर होता है। ठीक है, ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक होता है। यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हम घुमा रहे हैं तभी तो हो रहा है, अगर उल्टा कर देंगे, हम बिजली का कनेक्शन दे देंगे तो वैद्युत ऊर्जा को फिर वो क्या करने लग जाएगा, या उसमें यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने लग जाएगा, तब इसको हम वैद्युत मोटर का नाम दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रांसफॉर्मर का उपयोग क्या है, तो कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए, अभी हमने पढ़ा था वो तो रेक्टिफायर नाम की मशीन करती है, या PN जंक्शन का काम है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कह रहा है डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम कौन करता है, इन्वर्टर करता है, अभी इसको भी हमने डिस्कस किया था। अब कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए, ये बिल्कुल सही है।
देखो दिष्ट धारा के विभव में कभी भी चेंज पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए ये भी गया। अब जो तीसरा हमारा जो या चौथा ऑप्शन बच रहा है, सॉरी चौथा ऑप्शन जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, ट्रांसफार्मर काम करेगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये या तो वोल्टेज को बढ़ा देता है, जब वोल्टेज बढ़ाता है तो इसको स्टेप अप कहते हैं, और या फिर ये क्या कर देता है, वोल्टेज को डाउन करने का काम करता है, तब इसको स्टेप डाउन कहते हैं या इसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये हमेशा एसी करंट पर ही काम करता है। उसकी वजह यह है कि केवल और केवल एसी करंट में ही वोल्टेज का हेरफेर पॉसिबल होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि भाई क्या है, प्रत्यावर्ती विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए प्रयुक्त करने वाली युक्ति को ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये किस पे काम करता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। इसके अलावा डायनामो और वैद्युत मोटर भी उसी सिद्धांत पे काम करती है। अब आगे हम बात कर रहे हैं मोबाइल चार्जर क्या होता है। तो कह रहा है एक इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर होता तो डीसी को सिर्फ किसमें कन्वर्ट कर देता, एसी में कन्वर्ट कर देता ना। ये कह रहा है एक यूपीएस होता है। ये यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए जिसका यूज किया जाता है वो यूपीएस होता है। तो बैटरी टाइप की होती है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। अरे भाई मोबाइल नॉर्मली कितने पर काम कर रहा है, 5 वोल्ट पर, और जो हमारे घर में करंट आ रहा है वो कितने पर आ रहा है, इतने वोल्ट का आ रहा है। कौन सा, एसी करंट। और मोबाइल किस पे काम कर रहा है, 5 वोल्ट के डीसी करंट पर। कार कितने पे काम करती है, 22 वोल्ट के डीसी करंट पर। वो जो सबसे खतरनाक बैटरियों में से एक बैटरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस 220 वोल्ट को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना होगा। फिर इस 5 वोल्ट एसी को हमें क्या करना होगा, 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले 220 को यहां वोल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अपचाई या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ेगा। और यहां पे हमको एक रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा। अब इनमें से जो ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास उनको देख लेते हैं। तो बाकी 3 तो ये पॉसिबल है नहीं, इन दोनों में से ये दोनों ही होते हैं। तो दोनों में से एक ऑप्शन दे रखा है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। बिल्कुल, पहले अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, फिर उसके बाद उसमें रेक्टिफायर लगा होगा। इतना होता है एक मोबाइल चार्जर के अंदर। ठीक है, क्या होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो 220 वोल्ट की धारा को 12 वोल्ट की धारा में कम करता है। आप देखेंगे बैटरी खोल करके तो उसमें 12 वोल्ट नहीं, 12 वोल्ट से नीचे जो भी काम करते हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा है। हर एक फोन 12 वोल्ट पे काम नहीं करता है, कम पे काम करता है। इन्वर्टर एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, नहीं वो तो बैटरी है, वो बैटरी है। ये जो फैक्ट है ये गलत है। फैक्ट को थोड़ा सा आप रिमूव कर दीजिए, काट दीजिए। यूपीएस क्या है, अबाधित वैद्युत आपूर्ति के लिए एक ऐसी मशीन है जो बिजली चले जाने पर भी कंप्यूटर को वैद्युत सप्लाई करती रहती है। तो हाँ बिल्कुल एक बैटरी है। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, निम्न वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट कर देता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम बैटरी करती है। इन्वर्टर का काम क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूल अंतर क्या है। एसी मतलब डायनामो की बात हो रही है और डीसी मतलब किसकी बात हो रही है, ये इन्वर्ट उसकी बात हो रही है, अल्टरनेटर की। कह रहा है एसी जनित्र में वैद्युत चुंबकत्व होता है और इसमें स्थायी चुंबकत्व होता है। नहीं भाई, सेम स्ट्रक्चर सेम ही होता है दोनों का। एक में एन, दूसरी तरफ एस, और बीच में एक कॉइल, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। फिर अंतर क्या है कि अगर आपने फुल ब्रास यूज किया है तो बन जाएगा एसी, अगर आपने हाफ ब्रास यूज किया है तो बन जाएगा डीसी। बस ये अंतर होता है। कह रहा है एसी में सर्पी वलय होते हैं मतलब फुल वलय, फुल ब्रास, और डीसी में क्या होता है, दिक परिवर्तक होता है मतलब हाफ ब्रास का यूज किया जाता है। तो यही ऑप्शन होगा। कह रहा है डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। और एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, नहीं। जो भी जनित्र हैं वो लगभग 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज पर ही क्या करते हैं, बनाते हैं। बाद में ट्रांसफार्मर की हेल्प से इनकी वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जाता है। चाहे आप कहीं भी कितने भी बड़े प्लांट में चले जाइए, इसी वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ठीक है, अब बचेगा क्या हमारे पास, जब 3 नहीं है तो इसका मतलब जो चौथा होगा वो ऑप्शन हो जाए। ठीक,
देखिए एक कम्युलेटर लगा होता है, यहाँ पे दिक् परिवर्तक लगा होता है। एसी जनरेटर के तीन भाग होते हैं। एक क्षेत्र चुंबक, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, तीन भाग हैं, एक तो चुंबक है और दूसरा क्या है, कॉइल है, और ये जो यहाँ पे जो ब्रास लगे हुए हैं, ये तीन पार्ट इसके होते हैं। सर्पी वलय, आर्मेचर चुंबक या आर्मेचर कॉइल, कुंडली। देखो एक चुंबक, एक कुंडली और वलय, ये तीन पार्ट इसके होते हैं। यदि एसी जनरेटर के सर्पी वलय को दिक् परिवर्तक या विभव वलय या स्प्लिट रिंग इसके द्वारा बदल दिया जाए तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब एसी और डीसी में कोई चेंज नहीं है, बस चेंज है तो पूरा कंप्लीट वलय का और हाफ वलय का अंतर होता है इसमें। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि जो आवृत्ति अगर आपसे पूछे कि जनरेटर की आवृत्ति क्या होती है या जो घरों में सप्लाई होती है पावर की, उसकी आवृत्ति क्या होती है, तो वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए ये कह रहा है मैच करने के लिए कह रहा है, तो सोलर सेल के लिए कह रहा है कि ये रासायनिक से यांत्रिक में बदलता है। तो रासायनिक से यांत्रिक में तो भाई बैटरी बदलती है, और सोलर सेल का काम क्या है, ये प्रकाश ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को किसमें बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब ये नहीं है। तो चार इसमें है, इसलिए ये ऑप्शन होगा, इसमें है ये भी नहीं होगा। अब कह रहा है डीजल इंजन क्या कर रहा है, प्रकाश से वैद्युत में बदलता है। अरे भैया ये तो सोलर सेल का काम है। ये किसका काम है, सोलर सेल। फिर डीजल इंजन का काम क्या है, तो भैया डीजल इंजन का काम है ये ऊष्मा को किसमें कन्वर्ट करता है, गतिज ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। इसलिए तीन जिसमें होगा वो भी नहीं होगा, ये भी गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बदलता है, और मोटर क्या काम करती है, वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते कह रहा भाई भारत में वैद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा, जो हमारा बिल आता है वो किस में आता है, किलोवाट घंटा या फिर यूनिट के रूप में आता है ना बिल, इसी को यूनिट भी कह देते हैं, ये जो लिखा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि भारत में वैद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। घरों में जो सप्लाई होती है वो 60 की काम, वो तो 50 की होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है कि हाँ जो यूनिट आती है, जो बिल आता है वो यूनिट के फॉर्म में ही आता है, बिल्कुल। लेकिन ये बात गलत है। इसका मतलब ए सही होगा और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो कितने पर, एसी करंट की होती है 50 हर्ट्ज पर होती है और 220 वोल्ट वाली होती है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, चोक कुंडली के द्वारा। तो भैया चोक कुंडली तो क्या करती है, एसी को कम कर देती है। डायनामो के द्वारा, बिल्कुल। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है, ऐसी युक्ति है। तो अगर ये दोनों नहीं है तो डायनामो हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। डायनामो के द्वारा एसी करते हैं और अल्टरनेटर के द्वारा क्या करते हैं, डीसी करते हैं, डीसी करंट को उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एसी धारा को क्या किया जाता है, डायनामो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑलरेडी इस चीज को हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक चुंबक होता है, एक आर्मेचर कॉइल होती है बीच में, और क्या होता है उसके ब्रासेस होते हैं। ब्रासेस के आधार पर क्या हो जाता है, ये निर्धारित हो जाता है कि ये एसी जनरेटर होगा या डीसी जनरेटर होगा। फुल ब्रास होंगे तो एसी हो जाएगा, हाफ होंगे तो डीसी हो जाएगा। और ये किस पे आधारित है भैया, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर आधारित है, अर्थात ये प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और प्रेरण की वजह से इसमें आर्मेचर कॉइल में क्या होता है, वैद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत वाहक बल की वजह से क्या हो जाता है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है। अब ट्रांसफार्मर का कोड किसका बनाएंगे, जैसे ट्रांसफार्मर क्या होता है, अगर मान लीजिए प्राथमिक कॉइल है, अगर उसमें नंबर ऑफ जो राउंड हैं, जो इस तरीके से हमने गोल गोल बनाए हैं, ये कम है, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ राउंड क्या है, द्वितीयक कॉइल। द्वितीयक कॉइल वो होगी जो घर की साइड में होगी, प्राथमिक कॉइल वो होगी जो पावर स्टेशन साइड में होगी। ठीक है, अगर इस तरह का है तो इसको हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर ऐसा हुआ कि पहले वाले में कॉइल ज्यादा प्राइमरी में और सेकेंडरी वाली में क्या होंगी, कॉइल कम होंगी, तो इसको हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इनमें क्या किया जाता है
कि जो हमारा प्रेरण का प्रभाव है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए लोहे की क्या कर दी जाती हैं, प्लेट्स लगा दी जाती हैं। अगर हम फौलाद या स्टील की प्लेट लगाएंगे या बाकी किसी की भी प्लेट लगाएंगे तो उनसे ये तो मैग्नेटिक है ही नहीं, इनका तो नेचर प्रॉपर मैग्नेटिक का है ही नहीं। अब या तो हमको स्टील लगाना पड़ेगा या नरम लोहा लगाना पड़ेगा या निकल या कोबाल्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्टील लगा देंगे तो स्टील की वजह से परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा और उसमें क्या होगा, बार बार, अब एसी करंट है तो एक बार एसी करंट इधर बहेगा, एक बार एसी करंट इधर बहेगा, लगातार डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से मैग्नेट कभी नॉर्थ बनेगा कभी साउथ बनेगा, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर ज्यादा गर्म हो जाएगा, ऊर्जा का ज्यादा लॉस हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम नरम लोहे का इस्तेमाल करते हैं और उसको भी पतली पतली प्लेटों के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि ईडी करंट इसमें उत्पन्न ना हो पाए, भंवर धारा उत्पन्न ना हो पाए और ट्रांसफार्मर गर्म होकर फूक ना जाए। इसके लिए अलग अलग लेयर में हम नरम लोहे का इस्तेमाल करते हैं। नरम लोहे को चुंबक बनाना बहुत आसान होता है और चुंबक को बिगाड़ना भी बहुत आसान होता है। तो जब ये 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नॉर्थ बनेगा और अगले उसी आधे सेकंड में या 1 सेकंड में क्या होगा, नीचे की तरफ 50 बार नॉर्थ, 50 बार साउथ, 50 बार नॉर्थ, 50 बार साउथ, फिर भी इसमें ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रेरण बढ़ जाता है। तो हम हमेशा नरम लोहे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमको परमानेंट चुंबक बनानी है तो हम क्या करते हैं, स्टील या फौलाद का यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड हमेशा नरम लोहे का बनाया जाता है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति के संचरण में किया जाता है या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अभी वो ट्रांसफार्मर की परिभाषाओं को हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब आज का जो सेशन है उसको हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन फिर से एक बार आपसे मैं बात करूंगा इस पुस्तक को लेकर के कि भाई जो अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रीलिम्स पॉसिबल नाम की पुस्तक है सामान्य विज्ञान के लिए, इसको आप खरीद लीजिए। इसमें सामान्य विज्ञान का भी सिलेबस है और इसमें टेक्नोलॉजी का भी सिलेबस कवर किया गया है। 3500-3600 क्वेश्चनों की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एमसीक्यू को सॉल्व करने में खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको बहुत सारा डाटा आपको याद हो जाएगा। हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड तक, आपका एग्जाम होगा उससे पहले सीरीज को खत्म कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात ये होगी कि आप इस पुस्तक को खरीद लीजिए क्योंकि आप बार बार नोट्स नहीं बनाने बैठेंगे, आपको जो भी एक्स्ट्रा डाटा है आप उसको इस पुस्तक में नोट करते चले जाइएगा। इस पुस्तक को खरीद लीजिए। बाकी आप इसी साल अगर एग्जाम दे रहे हैं तो क्या करिए कि अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से इसी तरह की टॉपिक वाइज सीरीज एक निकाली गई है, अर्थव्यवस्था के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए, भूगोल के लिए और भारतीय इतिहास को लेकर के भी अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। तो आप इन पुस्तकों को भी खरीद करके पढ़ लीजिए और इसकी वजह से आपको क्या होगा, प्रीलिम्स में एक बार बहुत ही बेहतरीन आपको धार मिलेगी, आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर एमसीक्यू किस माइंडसेट के साथ तैयार किए जाते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। अब होली का त्योहार आने वाला है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, एकदम मस्त होके बिंदास होके होली खेलिए। तो अब आपसे मिलेंगे हम अगले सेशन में। बहुत बहुत